वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये रुखमनी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज चल रहा है। वॉल्यूम 2 का इसमें पार्ट नंबर 2 टेस्ट सीरीज नंबर दूसरा चलेगा, जो बीपीएससी के थ्रू से टीचर बहाली होने वाला है उसी का 1 to 5 टीचर के लिए टेस्ट को बनाइए। जो लड़का अगर 80 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 80 में से 60 क्वेश्चन सही कर ले रहा है, यानी वो अपनी तैयारी बहुत अच्छा कर चुका है। तो 60 अगर जो भी बच्चा जीके जीएस बना ले रहा है, उसके बाद उसके पास 40 क्वेश्चन रह जाएगा मैथ रीजनिंग का। अगर उसमें से 20 भी क्वेश्चन बना ले रहा है तो 80 क्वेश्चन 120 में से बना देगा, उसका रिजल्ट 100% हो जाएगा। टेस्ट को बनाइए, टेस्ट बनाने से आपका स्कोर पता चलता है और पता चलता है कि किस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग देखेंगे 41वां नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि 40 नंबर क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग से दिया हुआ है। 41वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम भारतीय का बात कर रहा है। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाला प्रथम जो भारतीय है उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, इनको एसपी सिन्हा भी शॉर्टकट लिखा रहता है। ठीक है, तो एसपी सिन्हा भी याद रख सकते हैं। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, बाद में इसके बाद भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था। तो भारत का जो अंतिम मुगल बादशाह था वो बहादुर शाह जफर था। 1857 की क्रांति के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया था, या मुगल बादशाह जो था, मुगल सम्राट ख़त्म कर दिया गया था, और इसको जो है निर्वासित करके बर्मा के रंगून में भेज दिया गया था, और इसकी मृत्यु 1862 में हो गया था। ठीक है, 57 से 5 साल बाद। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। बोल रहा है कि दादा भाई नौरोजी देखिए कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष चुने गए हैं। एक तो 1886 में, फिर 1893 में, फिर 1906 में। 1886 बात करेगा तो कोलकाता में, 93 में लाहौर में, और 1906 फिर कोलकाता में। ये 3 बार चुने गए हैं और उपयुक्त कथन तीनों सही दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने 3 वर्ष के निर्वासन की सजा देकर बर्मा भेज दिया गया था। तो किस वर्ष, तो सुभाष चंद्र बोस जो है इनको किस वर्ष भेजा गया था, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, इनको बाबू भेजा गया था 1924 से 25 ईस्वी में। कब, 1924-25। सुभाष चंद्र बोस जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए ये लंदन गए थे, इंग्लैंड, और 1920 में इन्होंने सिविल सर्विसेज में पूरे 4था रैंक हासिल किया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का सुने थे, उसके बाद वहाँ से ये आ गए थे और ये भी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए थे, और 1924-25 में इनको 3 साल की सज़ा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा है। तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो माउंट आबू का बात कर रहा है, याद रखिएगा माउंट आबू जो है ये कहाँ पे है बाबू, तो अरावली पर्वत श्रृंखला में है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किनको जोड़ता है। जिब्राल्टर का बात कर रहा है, और जिब्राल्टर जोड़ता है किसको बाबू, तो याद रखिएगा जिब्राल्टर आपको जोड़ता है इसमें से अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र का बात कर रहा है, इसलिए ये बादला हो जाएगा, भादला। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कहाँ पे है बाबू, तो राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान में है, और इसकी क्षमता जो है वो 2200 समथिंग के आसपास है, 2200 मेगावाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध का बात कर रहा है, टिहरी बांध। और टिहरी बांध बाबू भागीरथी नदी पर बना हुआ है। किस पे, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। टिहरी बांध है कहाँ पे, तो याद रखिएगा टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और ये टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ जो भारत का कौन सा क्षेत्र है वो पूछ रहा है। याद रखिएगा इसमें से जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट यही ढका हुआ है। पश्चिमी घाट किसको कहते हैं, तो याद रखिए, ये अगर मैप हल्का ले लेते हैं दक्षिण भारत का, तो ये वाला जो एरिया है इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है, और यहाँ पे जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है।
तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का जो नया महानिदेशक बने हैं उनके बारे में पूछ रहा है, और ये बने हैं जनार्दन प्रसाद। कौन बने हैं बाबू? जनार्दन प्रसाद। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम का चयन समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो भारतीय क्रिकेट टीम के जो चयन समिति के अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है बाबू अजीत अगरकर। क्या नाम है? अजीत अगरकर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश के एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया है? तो कौन सा देश में एक नए संविधान पर जनमत संग्रह कराया गया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और बाबू देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जनमत संग्रह जो है उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा शहर जो है संपीड़ित बायोगैस पर विश्व सम्मेलन का मेजबान बना है? तो संपीड़ित बायोगैस पर विश्व सम्मेलन का मेजबान बोल रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है शहर, और शहर जो है ये नई दिल्ली बना है। कौन बना है? नई दिल्ली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो अस्थायी सदस्य जो बना है बाबू वो ईरान बना है। कौन बना है? ईरान बना है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ईरान जो है इसका 9वां सदस्य बना है। कौन? 9वां सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? तो गणतंत्र दिवस जो परेड है इसमें 2023 में जो झांकी बोलेगा तो उत्तराखंड के झांकी को। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि हर साल विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो विश्व क्षय रोग दिवस का बात कर रहा है तो ये 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संगठन ने वर्ष 2023 से 27 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल किया है? तो क्या बोल रहा है कि 2023 से 27 तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता कौन सा देश संभाल रहा है? तो याद रखिएगा संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जैनियों द्वारा अपने जो पवित्र ग्रंथ है उसको सामूहिक रूप से आगम शब्द से। किससे बाबू? आगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? कौन सा युद्ध का बात कर रहा है बाबू? अफीम युद्ध का। और अफीम युद्ध जो प्रथम हुआ था वो 1839 से लेकर 42 तक में हुआ था। कहाँ? तो यह युद्ध जो था ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। किसके? यानी UK और चीन के बीच जो हुआ था यह अफीम युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय इतिहास के किस काल को चरित्र धूसर मृदभांड काल के रूप में जाना जाता है? तो चित्रित धूसर मृदभांड काल के रूप में किस काल को जाना जाता है? तो याद रखिएगा ये आपको जाना जाता है किसको? तो उत्तर वैदिक काल को। उत्तर वैदिक काल। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु किस वर्ष हुआ था? तो जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी, और शिवाजी का मृत्यु बोल रहा है तो इनकी मृत्यु जो हुआ था वो 1680 में हुआ था। कब हुआ था? 1680। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अकबर ने 9 रत्न में से किसके निर्देश पर महाभारत का अनुवाद फारसी में कराया था? तो याद रखिए किसके निर्देश पर महाभारत का अनुवाद फारसी में अकबर ने कराया था? उसके 9 रत्न में जो फैजी थे इन्हीं के निर्देश पर महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन कौन सा होगा? डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभिक चरण में अंग्रेज व्यवस्था निम्न में से किस भू राजस्व प्रणाली में किसानों के साथ सीधा लगान निर्धारण किया गया था? तो किसानों के साथ अगर सीधा बोलेगा तो सीधा रैयतवारी। किसमें? रैयतवारी जो था वो सीधा व्यवस्था। रैयतवारी सीधे किसानों से ही टैक्स लिया जाता था। ठीक है, महलवाड़ी में पूरा गांव से लिया जाता था। ठीक है, गांव के एक आदमी को मुखिया बना दिया था, जो मुखिया होता था उसी से महलवाड़ी टैक्स उससे लिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? देखो प्रार्थना समाज का बात है तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो आत्माराम पांडुरंग ने। कौन? आत्माराम पांडुरंग ने कब किया था? तो 1867 में, 1867 में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो जो शिवाजी का मंत्रिपरिषद था उसको अष्टप्रधान कहते थे,
उसमें जो विदेश मंत्री है उस विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था, तो सुमंत कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सुमंत। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। तो नर्मदा नदी पर जो कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम है। कौन सा, सरदार सरोवर परियोजना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि बाड़ी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है। तो बाड़ी और दोआब किसके बीच के क्षेत्र को कहा जाता है, ये दिया हुआ। तो बाड़ी ब्यास और रावी, क्या ब्यास और रावी, इसी को बाड़ी दोआब कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है। कौन सा डेल्टा का बात कर रहा है, गोदावरी। और गोदावरी जो डेल्टा है वो कौन सा राज्य में पड़ता है, तो गोदावरी नदी कहाँ पे निकलती है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश पड़ेगा। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम का बात कर रहा है और ये होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट जो है कैलाश श्रेणी से होता है। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी जो पहाड़ी है उसकी सबसे ऊंची चोटी का बात कर रहा है और ये है डोडा बेट्टा। कौन है, डोडा बेट्टा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। तो कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के मतदान देने के लिए मताधिकार का न्यूनतम आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान का संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। तो संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था और उसी में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान करने की आपको उम्र किया गया था। तो कहाँ पे होगा, 61वां दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया। किसके बारे में, समानता के बारे में। और समानता के बारे में अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। कहाँ पे, अनुच्छेद 14 से 18 समानता से संबंधित दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पदों की वरीयता क्रम के सबसे उच्च क्रम में कौन सा पद होगा। यहाँ पे वरीयता क्रम के बारे में बात कर दिया है और इसमें से पूछ रहा है कि सर्वोच्च कौन होगा। तो याद रखिएगा इसमें से जो उच्च क्रम में होंगे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कौन होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ई होगा। ठीक है, ऑप्शन ई हो जाएगा क्योंकि जो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इनका रैंकिंग बोलेगा तो इसमें इनका जो वरीयता क्रम में रैंकिंग 6ठे पे आता है। ठीक है, लोक सेवा अध्यक्ष जो है, लोक सेवा अध्यक्ष शायद उनका आता है 8वें में आता है, लोग 9 की ई में आते हैं लोग ये सब। और ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष निम्न में से कौन हुए थे। तो जो प्रथम लोकसभा था उसके प्रथम उपाध्यक्ष से पूछ रहा है और प्रथम जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम क्या था बाबू, तो यह था M.A. अयंगकर। M.A. अयंगकर जो थे वो प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजरा मिशन बाजरा कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा है। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा पूर्ण स्पर्धा। क्या, पूर्ण स्पर्धा, इसने बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहा था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है कि सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का हिस्सा है। सेवा क्षेत्र, सेवा जो क्षेत्र है ये तृतीय क्षेत्र का है। किसका है, तृतीय क्षेत्र। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अर्थव्यवस्था है इसको 3 क्षेत्र में बांटा गया है। प्रथम क्षेत्र जो है वो कृषि से संबंधित, द्वितीय क्षेत्र का बात करेगा तो द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो उद्योग से संबंधित होता है और तृतीय क्षेत्र जो होता है वो सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है। जो मुद्रास्फीति होती है इसको मापा किससे जाता है। तो याद रखिएगा मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से, मुद्रा आपूर्ति की जो अधिकता होगा उसी से मापते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या, बी। अगला क्वेश्चन है कि 1948 में औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 1948 में जो औद्योगिक नीति है उसको उद्योगों को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा 4 वर्ग में। कितने, 4 वर्ग। तो राइट आंसर कौन सा होगा, वो ऑप्शन
क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब 4 उद्योग कौन सा है, तो एक लघुत्तर उद्योग होता है, एक लघु उद्योग, एक मध्य स्तर का उद्योग और एक का हो जाएगा वृहद हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान कहा गया है। तो औद्योगिक नीति को किस तरह का संविधान, तो ये आर्थिक संविधान कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन तथ्य सुनामी से संबंधित नहीं है। सुनामी से संबंधित नहीं है का बात कर रहा है। दिया किसी पर्वत की ऊंचाई चोटी पर होने वाले प्राकृतिक घटना, यही जो दिया हुआ है जो ये सुनामी से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1931 का बात करा और 1931 में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष का बात कर रहा है और ये कौन थे बाबू, तो वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कराची अधिवेशन हुआ था उस समय ये अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर कौन सा होगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट का लगभग कुल लंबाई पूछ रहा है। तो भारत के समुद्र तट का कुल लंबाई पूछ रहा है, जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मिलाने के बाद पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपको कितना, तो 75-17 किलोमीटर। कितना, 75-17 किलोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बोल रहा है, छठा का बात करेगा तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। कौन, ऑस्ट्रेलिया। सातवां कौन है, तो सातवां भारत है, छठा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगाया गया था तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। पहली बार कब लगाया गया था, तो पहली बार जब लगाया गया था 1968 में। और उस समय क्या पूछ दिया है कि राज्यपाल कौन थे। राज्यपाल जो थे नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे, नित्यानंद कानूनगो। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर बोलेगा उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन थे, तो भोला पासवान शास्त्री। कौन थे, भोला पासवान शास्त्री जो थे वो थे। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के मधुबनी जिले में शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है। सुखेत मॉडल जो है ये बोल रहा है किस विषय से संबंधित है, और ये प्रदूषण से संबंधित है बाबू सुखेत मॉडल। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर बिधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला है। बिधान चंद्र राय को भारत सम्मान मिला है और पूछ रहा है कि कब मिला है। ये 1961 में मिला है। कब, 1961। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि कथक नृत्य का प्रतिनिधित्व बिरजू महाराज निम्नलिखित में से कौन से घराने से जुड़े हुए हैं। तो बिरजू महाराज जो जुड़े हुए हैं वो कौन से घराने से जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा ये लखनऊ घराने से, और ये कथक नृत्य का प्रतिनिधित्व करते थे बिरजू महाराज। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 2001 में बिस्मिल्लाह को भारत रत्न दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना हुआ है। मृत कोशिकाओं से उत्तक कौन सा बना हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ जाइलम। क्या हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन तंत्र तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। कौन सा जो तंत्र है तरल पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और संचरण कौन सा करती है बाबू, तो ये आपको करती है संवहनीय संबंधित। कौन, संवहनीय संबंधित। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि परमाणुओं से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। जो परमाणु है इससे जो प्राप्त ऊर्जा है उसको नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाभिकीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, ऑक्जेलिक एसिड एक प्राकृतिक स्रोत है। तो ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ऑक्जेलिक एसिड जो होता है बाबू ये टमाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, टमाटर में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मांसपेशिया और अस्थि को जोड़ता है। किसको, मांसपेशिया और अस्थि को जोड़ने का बात करेगा तो ये होता है टेंडम। क्या होता है, टेंडम हो जाएगा। लिंगामेंट का बात करेगा तो ये अस्थि को जोड़ता है लिंगामेंट, मांसपेशी और अस्थि को जोड़ता है टेंडम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है। तो जो त्वचा बनी होती है वो कोशिका बात कर रहा है, और ये कोशिका बोल रहा है कि किस कोशिका से बनी होती है बाबू, तो ये बनी होती है अधिचर्म कोशिका से। किससे, अधिचर्म कोशिका। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है। बाईं ओर जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें बाईं ओर एकमात्र गैर धातु कौन सी है, ये बात कर रहा है।
और ये आपको बाबू हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्या है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष की इकाई बाबू दूरी होती है। क्या होती है? दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में हड्डियों में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो हड्डियों में उत्तक का बात कर रहा है, और हड्डी में जो उत्तक पाया जाता है वो है संयोजी उत्तक। कौन सा? संयोजी उत्तक। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? कौन सी क्रिया जो है अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, ये पूछ रहा है। और ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। ये जो होता है तो ऊष्माक्षेपी होता है सबसे ज़्यादा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन युग्म का एसआई इकाई समान है? एस इकाई समान का बात कर रहा है, तो किसका है? तो याद रखिएगा, जो कार्य होता है इसका भी जूल होता है और ऊर्जा का भी जूल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं कि मुंह का पीएच मान कितना होता है जिसमें दांतों का टूटना शुरू हो जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा 5.5 से कम अगर पीएच मान हो जाएगा तो दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बादलों के गरजने के दौरान किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो बादल जब गरजता है ना तो गतिज ऊर्जा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होता है। जो गतिज ऊर्जा हो जाएगा वो प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी। बादल के गरजने से गतिज ऊर्जा जो है वो प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्न में से कौन जो है द्विबीजीय पत्र पौधा है? द्वि यानी 2 बीज वाला पौधा का बात कर रहा है, और द्विबीजीय पौधा जो है इसमें से बात करेगा तो शकरकंद का बेल। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मृत एवं सड़े गले पदार्थ को पोषण प्राप्त करने वाला जीव का उदाहरण कौन सा है? तो याद रखिएगा इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये दिया हुआ है तो इसमें से हो जाएगा म्यूकर। कौन सा? म्यूकर हो जाएगा। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है क्या कहलाता है? ये पूछ रहा है। और उसको कहते हैं बाबू हम लोग क्या कहते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कॉलेरा रोग किससे होता है? तो कॉलेरा जो रोग होता है वो किससे होता है ये पूछ रहा है। और कॉलेरा जो है ये बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे दिया कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है का बात कर रहा है, और विद्युत चुंबकीय तरंग इसमें से जो नहीं है वो एनोड रे नहीं है। एनोड रे नहीं है, एक्सरे है, इंफ्रारेड है, सूक्ष्म तरंग होता है। एनोड रे जो होता है ना ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद है? तो जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद बोल रहा है, उत्पाद होता है, वो क्या होता है बाबू? तो याद रखिएगा वो ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि जो जीवाणु प्रकाश के उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? तो प्रकाश में ऊर्जा, प्रकाश के उपयोग करके ऊर्जा उत्पन्न करता है उसको किस रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन दिया हुआ है। उसको फोटो ऑटोट्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देखे पाते हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पशु बात कर रहा है तो चमगादड़, उल्लू और कांटा चूहा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको पदार्थ की 5वीं अवस्था माना जाता है? तो देखो पदार्थ की 5वीं अवस्था का बात कर रहा है तो इसको माना जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को। किसको? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो मुख्यतः पदार्थों की 3 ही अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन चौथा अवस्था बोलेगा तो चौथा प्लाज्मा और 5वां बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम किस प्रकार की समानुपाती होती है? ये बोल रहा है। तो याद रखिएगा ये जो होती है समानुपाती
वर्ग के, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी होता है, सबसे अधिक मात्रा में इसमें से बोल रहा है, और इसमें से सबसे अधिक जो होगा वो अमरूद में हो जाएगा। किसमें? अमरूद में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है, यानी घुलेगा नहीं वो बात कर रहा है, और पानी में अघुलनशील इसमें से जो दिख रहा है वो चॉक पाउडर दिख रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन अंगों में पुनर्जनन की शक्ति होती है। पुनर्जनन की शक्ति सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है वो लीवर में, यकृत में। किस में? यकृत, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। और सबसे कम पुनर्जनन की क्षमता मस्तिष्क में होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ब्रेन बोन या हड्डी तोड़ बीमारी का वाहक का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, ये ब्रेन बोन और हड्डी तोड़ जो बीमारी होता है उस वाहक का नाम पूछ रहा है, और ये वाहक जो होता है एडिज मच्छर, एडिज मच्छर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। डेंगू जो होता है इसी को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बाल, त्वचा, आँखों में रंगों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। कौन सा वर्णक जो है हमारे बाल, त्वचा और आँखों के रंगों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, और ये जो है आपको मेलानिन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि उसी प्रकार के पोषण का नाम बताएं जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं, और ये करते हैं मृतोपजीवी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।